मूवी की शुरुआत 17वीं सेंचुरी के एक हिस्टोरिकल सीन से होती है, जहां मुगल सल्तनत का दौर दिखाया जाता है। इस वक्त हम मालोजी भोसले को देखते हैं, जो एक बहुत ही बहादुर और बेहतरीन योद्धा होते हैं। उनके कारनामे इतने मशहूर थे कि आज भी उनकी मिसालें दी जाती हैं। लेकिन इसी दौरान उनके साथ धोखा होता है और उन पर पीछे से वार किया जाता है, जो कि मुगल फौज की तरफ से होता है। जख्मी हालत में वो अपने आखिरी अल्फाज में ये कहते हैं कि मराठे जरूर जागेंगे। उन्हें जब ये एहसास होता है कि दुश्मन किस तरह छुपकर हमले करता है, तो वो ये चेतावनी देते हैं कि एक दिन ये सब जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। इस हादसे के बाद हमें उस जमाने का पॉलिटिकल सीन दिखाया जाता है, जहां मुगल और निजाम अपनी अपनी सल्तनतों को बचाने के लिए एक दूसरे से जंगों में मसरूफ होते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में बताया जाता है कि मराठा लोग उस वक्त इन्हीं हुक्मरानों के अंडर काम करते थे। उनका ना तो कोई अपना फ्लैग होता था और ना ही कोई इंडिपेंडेंट राज्य, और वो अपनी आज़ादी या स्वराज चाहते थे। लेकिन ये बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि उनके पास ना तो मजबूत फौज थी और ना ही पूरी रिसोर्सेज। इसलिए बगावत करना लगभग नामुमकिन लगता था। फिर हमें मालोजी भोसले की बेटी सायाजी भोसले को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो खुद भी एक बहुत बहादुर और वफादार योद्धा होते हैं। वो अपनी कौम और लोगों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, और मुगलों, आदिल शाह और निजाम सबके लिए काम करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके लोग महफूज रह सकें। लेकिन फिर भी हालात बेहतर नहीं होते, और उनके लोगों पर लगातार जुल्म और ज्यादती होती रहती है। मराठा लोगों को गुलाम समझा जाता है और उनकी इज्जत बिल्कुल नहीं की जाती। इसी वजह से सायाजी भोसले भी अंदर ही अंदर बहुत परेशान और बेचैन रहते हैं कि उनकी कौम कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करती रहेगी। फिर कहानी का रुख बदलता है और हमें एक नए फेज में ले जाया जाता है, जहां अब हुकूमत आदिल शाह के हाथ में होती है, जो उस वक्त एक बहुत ही सख्त और क्रूअल रूलर के तौर पर जाना जाता है। वो सिर्फ मुगलों ही से नहीं बल्कि निजाम से भी लगातार जंगों में उलझा रहता है। उसकी शख्सियत इतनी ज्यादा सख्त थी कि पूरा निजाम उसके डर और दबदबे में चल रहा होता है। लेकिन इस सब के बावजूद उसकी बेगम का किरदार उससे बिल्कुल उलट होता है, जो सिर्फ एक क्वीन नहीं बल्कि सियासत और स्ट्रैटेजी में भी बहुत ज्यादा माहिर होती है। उसका अपना एक हिडन एजेंडा होता है, जिसमें वो ये चाहती है कि अगर कभी आदिल शाह का जवाल हो तो उसका बेटा गद्दी संभाले। इसीलिए वो अक्सर आदिल शाह की पॉलिसी से नाखुश नजर आती है और उसे कमजोर और पॉलिटिकल सेंस से दूर समझती है। इसी दौरान हमें शाहजहां का पहलू भी दिखाया जाता है, जहां एक और अलग ही सियासी सोच चल रही होती है। आदिल शाह और निजाम की आपस की जंगों के बीच शाहजहां अपनी स्ट्रैटेजी में लगा होता है, और इस वक्त उसका फोकस ताजमहल जैसे अजीम प्रोजेक्ट पर होता है। वो समझता है कि फिलहाल उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी लेगेसी और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, इसीलिए वो उस तरफ अपनी तवज्जो देता है। दूसरी तरफ मराठा साइड पर शाहजी भोसले को ये लगता है कि उनकी जंग सिर्फ किसी एक सल्तनत से नहीं बल्कि मुगल, निजाम और आदिल शाह तीनों से है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा उन्हें शाहजहां से महसूस होता है, क्योंकि वो कभी भी अपनी ताकत के जरिए उन पर हमला कर सकता है। इस सिचुएशन को समझते हुए शाहजी भोसले अपनी कौम की हिफाजत के लिए एक डिप्लोमेटिक मूव सोचते हैं और डिसाइड करते हैं कि आदिल शाह से मदद मांगी जाए। उनका प्लान ये होता है कि अगर वो आदिल शाह को अपने साथ मिला लेते हैं तो शाहजहां को रोकना आसान हो जाएगा और मराठा लोग टेम्पररी तौर पर सिक्योर हो सकते हैं। और इसी फैसले के बाद आदिल शाह भी इस बात पर रजामंद हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम होता है कि शाहजी भोसले और उनके सिपाही कितने बहादुर और जंगजू हैं। वो समझता है कि ऐसी ताकत के साथ अलायंस बनाना उसके अपने फायदे में होगा, क्योंकि मराठा योद्धा किसी भी जंग का रुख बदल सकते हैं। फिर कहानी अचानक एक और इम्पॉर्टेंट शिफ्ट लेती है और हमें छोटे शिवाजी राजे और शंभू राजे दिखाए जाते हैं। ये दोनों नाम ही इतने पावरफुल थे कि दुश्मन भी इन्हें सुनकर डर जाते थे। मराठा समाज में आज भी इनका नाम इज्जत और फख्र के साथ लिया जाता है, खास तौर पर किसी भी मुश्किल वक्त या जंग से पहले। इतिहास में इन दोनों ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि बड़े बड़े योद्धाओं की हिम्मत भी जवाब दी जाती थी। इन दोनों भाइयों की परवरिश उनकी मां जीजाबाई ने बहुत ही शानदार तरीके से की। उन्होंने उन्हें सिर्फ एक मां की तरह नहीं बल्कि एक मजबूत लीडर बनाने के लिए ट्रेन किया। शिवाजी और शंभू के अंदर शेर जैसा हौसला, बाज जैसी तेज नजर और चाणक्य जैसी सोच बचपन से ही पैदा की गई थी। शिवाजी जब छोटे थे तभी से उनके दिमाग में ये बात क्लियर थी कि उन्हें एक आजाद हुकूमत चाहिए। वो किसी के नीचे रहकर काम करना पसंद नहीं करते थे, ना ही किसी और की झंडे के लिए लड़ना उनका मकसद था। शिवाजी और शंभू का सपना ये था कि वो एक दिन अपनी आजाद हुकूमत यानी स्वराज कायम करें। लेकिन दूसरी तरफ शाहजी राजे भोसले मजबूर थी और अभी भी आदिल शाह के लिए ही जंग लड़ रही होती हैं। ये सब देखकर शिवाजी के अंदर गुस्सा और बेचैनी दोनों बढ़ जाती हैं। वो दिल ही दिल में फैसला कर लेता है कि एक दिन ये पूरा निजाम बदल कर रहेगा और मराठा अपना स्वराज जरूर हासिल करेगा। फिर कहानी का रुख एक और अंधेरी और खौफनाक किरदार की तरफ जाता है, जिसका नाम अफजल खान होता है। उसे इतिहास के सबसे ज्यादा जालिम और खतरनाक सिपाहियों में से एक दिखाया जाता है। उसकी क्रूरता का ये आलम होता है कि मंदिर जला देना, गांव तबाह कर देना और लोगों पर जुल्म करना उसके लिए आम बात होती है। वो इतना बेरहम होता है कि उसकी नफरत मराठाओं के लिए हद से ज्यादा बढ़ चुकी होती है, और अगर उसे कोई जहरीला सांप भी काट ले तो वो भी उसकी जहनी शिद्दत के आगे कमजोर लगे।
अफजल खान असल में आदिल शाह की फौज का एक पावरफुल कमांडर होता है और उसी की वजह से आदिल शाह की हुकूमत का दबदबा बरकरार रहता है। अफजल खान का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि वो शाहजी राजे भोसले और उनके खानदान को खत्म कर दे। इसीलिए शाहजी भोसले को हमेशा अपनी जगह बदलनी पड़ती है ताकि अफजल के हमलों से बच सके। अफजल की नफरत सिर्फ फौज तक महदूद नहीं होती, बल्कि वो पूरे मराठा खानदान को मिटा देना चाहता है। शाहजी राजे भोसले ने अपनी पत्नी को पहले ही ये बता दिया था कि शिवाजी जाकर उस जमीन का नया कमान संभालेगा। उस वक्त राजा शिवाजी की उम्र सिर्फ 15 साल थी। जब वो पुणे पहुंचते हैं तो वहां का मंजर देखकर वो हिल जाते हैं। लोगों पर बेइंतहा जुल्म हो रहा होता है, घर जला दिए गए होते हैं, मंदिर तबाह कर दिए जाते हैं और हर तरफ भूख और डर का आलम होता है। लोग इतने ज्यादा परेशान होते हैं कि किसी को भी उम्मीद नजर नहीं आती। ऐसे हालात में कोई भी 15 साल का बच्चा अपने आप को राजा मनवाने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन शिवाजी के दिल में उसी वक्त ये बात पक्की हो जाती है कि स्वराज का पहला झंडा इसी जमीन पर लहराना है। धीरे धीरे अपनी हिम्मत और सोच के जरिए वो छोटी सी उम्र में ही एक किला फतेह कर लेते हैं। जब ये खबर आदिल शाह तक पहुंचती है तो वो इसे एक छोटी सी बचकानी हरकत समझकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन उसकी बेगम इस बात को बिल्कुल हल्की में नहीं लेती और उसे लगता है कि ये बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। वक्त गुजरता है और शिवाजी और शंभूजी महाराज धीरे धीरे एक के बाद एक कई किले अपने कब्जे में ले लेते हैं। वो ना सिर्फ जमीन जीतते हैं बल्कि वहां स्वराज का झंडा भी लहरा देते हैं, जो अब तक आदिल शाह के कंट्रोल में होता है। सिर्फ उनके पिता शाहजी राजे भोसले ही अभी तक आदिल शाह के लिए काम कर रहे होते हैं। ये सब देखकर आदिल शाह का गुस्सा बढ़ जाता है और उस गुस्से को और ज्यादा भड़काती है सुल्ताना, जो उसे लगातार ये कहती रहती है कि अगर अभी इन बच्चों को रोका ना गया तो ये धीरे धीरे आपके गले तक भी पहुंच जाएंगे। फिर आदिल शाह अपने गुस्से में ये हुक्म दे देता है कि दोनों मराठा लड़कों को जिंदा या मुर्दा उसके सामने पेश किया जाए। इस फैसले के बाद कुंडाना के किले पर जबरदस्त हमला शुरू हो जाता है। वहां शिवाजी महाराज अपनी पूरी हिम्मत और हौसले के साथ दुश्मन फौज का मुकाबला करते हैं। वो अपनी सेना के साथ एक एक दुश्मन को बहादुरी से खत्म करते हैं और जंग का रुख बदल देते हैं। दूसरी तरफ संभाजी महाराज भी पूरी बेदड़ सोच के साथ मैदान में उतरते हैं और दुश्मनों को बुरी तरह शिकस्त देते हैं। जंग जीतने के बाद शिवाजी अपने घर लौटते हैं और अपनी माँ के पैर छूते हैं। उनकी माँ ही वो शख्सियत होती हैं जिन्होंने उन्हें स्वराज का सपना, हिम्मत और अपनी कौम के लिए लड़ने का जज्बा सिखाया होता है। वही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल होता है कि अपने लोगों के लिए हर तकलीफ बर्दाश्त करनी है और कभी पीछे नहीं हटना। इसके बाद हमें शिवाजी की पत्नी साईबाई दिखाई जाती हैं, जिनकी शादी बचपन में ही शिवाजी महाराज से हो जाती है। साईबाई अपने पति से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं और उन्हें पूरी इज्जत और अकीदत के साथ देखती हैं। दोनों का रिश्ता इतना गहरा होता है कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे शिव और पार्वती की जोड़ी हो। इधर आदिल शाह शिवाजी और संभाजी की लगातार जीतों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने सबसे खतरनाक और जालिम सेनापति अफजल खान को बुलाता है और उसे हुक्म देता है कि दोनों भाइयों को किसी भी हाल में खत्म करके उनकी लाश उसके सामने पेश की जाए। अफजल खान पहले एक बड़ी खौफनाक स्ट्रैटेजी बनाता है और फिर शाहजी राजे भोसले को गिरफ्तार करके चेन्स में बांधकर दरबार में ले आता है। दरबार में आदिल शाह शाहजी भोसले को कहता है कि तुम मेरे वफादार हो, लेकिन तुम्हारे बेटे बागी बन चुके हैं और मेरे किलों पर कब्जा कर रहे हैं। शिवाजी एक तरफ शाहजहां को पैगाम भेजते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। दूसरी तरफ आदिल शाह पहले ही शाहजी राजे भोसले को सजाए मौत देने का फैसला कर चुका होता है। ये सुनकर अफजल खान बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे पहले से ही शाहजी को खत्म करने का मौका चाहिए था। जब शाहजी राजे भोसले को सजा देने का वक्त आने लगता है, तभी शंभूजी महाराज एक रॉयल फरमान लेकर वहां पहुंच जाते हैं और पूरा माहौल रुक जाता है। इस फरमान में ये लिखा होता है कि शाहजहां की तरफ से सख्त वार्निंग आई है कि अगर शाहजी राजे भोसले को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया गया तो मुगल सल्तनत पूरी तरह आदिल शाह के खिलाफ हो जाएगी। इसी वजह से शाहजी राजे भोसले को रिहा करना जरूरी हो जाता है। लेकिन इस रिहाई के बदले में आदिल शाह अपनी शर्तें रखता है। वो कहता है कि जो भी किले शिवाजी और उनके भाई ने फतेह किए हैं वो सब वापस किए जाएंगे और पुराना कंट्रोल दोबारा आदिल शाह की सल्तनत को दिया जाएगा। साथ ही ये भी शर्त होती है कि शाहजी राजे भोसले और शंभू दोनों को अफजल खान के नीचे काम करना पड़ेगा और उसकी हुकूमत में वापस से जंग लड़नी होगी। हालात की मजबूरी में शंभू इस शर्त को मान लेता है। इसके बाद हमें जंग के मैदान का सीन दिखाया जाता है, जहां शर्त के मुताबिक शंभू राजे अफजल खान के अंडर काम कर रहे होते हैं। अफजल उन्हें हुक्म देता है कि वो सिर्फ उसके ऑर्डर्स फॉलो करें और उसके पीछे ही रहें, लेकिन शंभू राजे अपनी फितरत के मुताबिक किसी की अंधी पैरवी नहीं करते। वो साफ कह देते हैं कि वो सिर्फ अपने राजा के हुक्म मानते हैं। ये बात सुनकर अफजल खान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना कंट्रोल खो देता है। वो अपने दुश्मनों को छोड़कर सीधा शंभू राजे पर हमला कर देता है, लेकिन जब वो अपने हमले में नाकाम होता है तो वो और ज्यादा बेरहम हो जाता है और शंभू राजे पर गोलियों और भारी हमला करता है। इस जोरदार हमले के बाद शंभू राजे शहीद हो जाते हैं। शंभू जी की शहादत की खबर जब शिवाजी महाराज तक पहुंचती है तो उन पर जैसी बिजली गिर पड़ती है। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों एक साथ उभर आता है। एक तरफ आंखों में आंसू होते हैं और दूसरी तरफ पूरी रूह में आग जल रही होती है।
उनके लिए उनका भाई सिर्फ रिश्तेदार नहीं बल्कि उनकी ताकत, उनका साथी और उनकी हिम्मत का सबसे बड़ा सहारा होता है। इस दर्द भरी लम्हे में माँ साहिब उन्हें कहती हैं कि अब वक्त आ गया है कि अफजल खान को उसके किए का जवाब दिया जाए और उसका सर लाना होगा। इसी दौरान कहानी का रुख एक और पहलू की तरफ जाता है, जहां शिवाजी को पता चलता है कि जवाली के हिंदू राजा चंद्रराव भी अपने ही लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। ये सब अफजल खान के इशारों पर हो रहा होता है। शिवाजी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने ही लोगों पर जुल्म ना करें, लेकिन चंद्रराव किसी भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि वो उल्टा शिवाजी को चैलेंज करता है और उन्हें मैदान में आकर मुकाबला करने के लिए ललकारता है। उसे लगता है कि शिवाजी अफजल खान के प्रेशर की वजह से सीधा वार नहीं करेंगे। दूसरी तरफ शिवाजी अपनी जिंदगी के एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। वो अपनी पत्नी साईबाई से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से वो उनकी तबीयत को लेकर परेशान रहते हैं। साईबाई की तबीयत लगातार खराब होती जा रही होती है और शिवाजी भी अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, क्योंकि उनका पूरा फोकस स्वराज और अपनी कौम की आज़ादी पर होता है। इसी लगातार स्ट्रेस, जिम्मेदारी और इमोशनल प्रेशर की वजह से वो खुद भी कमजोर और बीमार रहने लगते हैं। जवाली के राजा को जवाब देने और अपने लोगों को उसके जुल्म से आजाद करने के लिए शिवाजी महाराज अपनी आंखों में आग और दिल में पूरा जज्बा लेकर मैदानी जंग में उतरते हैं। वो अपनी पूरी सेना के साथ चंद्रराव पर जबरदस्त हमला करते हैं और उसे बुरी तरह शिकस्त देते हुए मार गिराते हैं। ये जीत मराठाओं के लिए एक और बड़ा मोड़ होती है, जहां उनका असर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। जब ये खबर आदिल शाह तक पहुंचती है तो उसे महसूस होता है कि उसकी सल्तनत की बुनियाद हिल रही है। ये टेंशन और दबाव उस पर इतना ज्यादा होता है कि उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो हार्ट अटैक की वजह से वहीं पर मर जाता है। इसके साथ ही सुल्ताना बेगम का वो ख्वाब पूरा हो जाता है जिसमें वो अपनी बेटी को गद्दी पर बैठता हुआ देखना चाहती थी। आदिल शाह की मौत के बाद सुल्ताना अपनी चाल फिर से चलती है और अफजल खान को बुलाती है। वो उसे साफ हुक्म देती है कि अब शिवाजी को किसी भी हाल में खत्म करना होगा। अफजल के लिए ये मौका जैसे एक तोहफा होता है, क्योंकि वो पहले से ही शिवाजी को हर हाल में खत्म करना चाहता था। अब वो सिर्फ सेना का सिपाहसालार नहीं, बल्कि पूरी सल्तनत की जंगों का असल फैसला करने वाला बन जाता है। इस नए पावर के साथ अफजल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो हर जंग से पहले पीर बाबा के पास जाता है और हमेशा ये पूछता है कि इस बार जंग का नतीजा क्या होगा। अक्सर पीर बाबा उसे हौसला देते हुए उसका नाम लेते थे, लेकिन इस बार वो खामोश रहते हैं और सिर्फ इतना इशारा देते हैं कि घमंड इंसान को जवाल तक ले जाता है। अफजल खान की बेरहमी की हद ये होती है कि जब उसकी 15 बीवियां उसके फैसलों और पीर बाबा की खामोशी से परेशान होकर उसके पास आती हैं, तो वो उल्टा अपनी ही बेरहमी दिखा देता है। वो मुस्कुराते हुए उन्हें अपनी कमजोरी समझने से मना करता है, लेकिन गुस्से और ईगो में आकर एक जालिमाना फैसला करता है। उसकी बीवियों को बांधकर सजा दी जाती है और उन्हें समुंदर में फेंक दिया जाता है, जो उसकी इंसानियत से गिरती हुई फितरत को और भी साफ कर देता है। दूसरी तरफ सुल्ताना बेगम अपनी सियासती चालों से कई राजाओं को अपने साथ मिला लेती है, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज अकेले पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा निजाम उनके खिलाफ हो चुका है और अब उन्हें अकेले ही मुगल और आदिल शाह की पूरी ताकत का मुकाबला करना होगा। इसी मुश्किल वक्त में कान्होजी महाराज शिवाजी के पास आते हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि उनकी पूरी फौज और उनका खानदान आखिरी सांस तक उनके साथ खड़ा रहेगा। वो वफादारी का सबूत देते हुए कहते हैं कि चाहे कितनी भी राजा बदल जाएं, लेकिन उनका ईमान शिवाजी के साथ ही रहेगा। इसके बाद अफजल खान अपनी पूरी फौज के साथ शिवाजी की तरफ आगे बढ़ता है। उस वक्त एक जबरदस्त मौसम का मंजर दिखाया जाता है, जहां सह्याद्री के इलाके में तेज बारिश शुरू हो जाती है, जो लगातार चलती रहती है। बारिश इतनी ज्यादा होती है कि पूरा मैदानी जंग पानी से भर जाता है और अफजल खान वहां डेरा डालकर शिवाजी का इंतजार करने लगता है। उसका घमंड अब सब्र में तब्दील हो जाता है, लेकिन उसका मकसद अब भी सिर्फ एक ही होता है, किसी भी तरीके से शिवाजी को खत्म करना। वो समझ जाता है कि मैदान में सीधा मुकाबला करना आसान नहीं होगा, इसलिए वो एक नया प्लान बनाता है। अफजल खान शिवाजी को सुलह के बहाने बुलाने का पैगाम भेजता है, लेकिन शिवाजी महाराज को अच्छी तरह मालूम होता है कि ये सुलह असल में एक चाल है, क्योंकि अफजल पहले भी ऐसे धोखे कई लोगों के साथ कर चुका होता है। इसलिए शिवाजी अपनी एक विश्वसनीय दूत को अफजल खान के पास भेजते हैं और ये संदेश देते हैं कि शिवाजी खुद मुलाकात के लिए नहीं आएंगे। साथ ही वो जानबूझकर ये बात फैला देते हैं कि शिवाजी बहुत ज्यादा बीमार हैं, ताकि अफजल खान को उनकी असली हालत का अंदाजा ना हो और वो अपनी चाल में उलझ जाएं। उधर पूरी महल में एक मायूसी और डर का माहौल होता है, लेकिन अफजल खान ये सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है और समझता है कि शिवाजी कमजोर हो चुके हैं। लेकिन शिवाजी अपनी तरफ से एक और कदम उठाते हैं और अफजल खान को पैगाम भेजते हैं कि अगर मुलाकात करनी है तो उसे खुद उनके पास आना होगा। पहले अफजल इस बात को अपनी तौहीन समझकर इनकार कर देता है। दोनों तरफ से ये तानातानी चलती रहती है और वक्त गुजरने लगता है। धीरे धीरे अफजल का सब्र टूटने लगता है और वो मजबूरन शर्त रख देता है कि वो मुलाकात के लिए आएगा, लेकिन जगह ऐसी होगी जो बिल्कुल सुनसान हो, जहाँ सिर्फ वो और शिवाजी हों। दोनों की बॉडीगार्ड्स भी दूर रहेंगे और वो पहले वहां पहुंचेगा, उसके बाद शिवाजी आएंगे। आखिरकार शिवाजी महाराज ये सारी शर्तें मान लेती हैं। इसी दौरान उन्हें एक बहुत ही दुख भरी खबर मिलती है कि साईबाई का देहांत हो चुका है, क्योंकि उनकी तबीयत काफी अरसे से नाजुक थी। इस दुख और दर्द के बावजूद शिवाजी अपने अंदर स्वराज का जज्बा लिए अफजल खान से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं।
तय की हुई जगह पर अफजल खान पहले पहुंच जाता है और इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद शिवाजी महाराज वहां आते हैं। अफजल खान समझता है कि अब मौका उसके हाथ में है और वो शिवाजी से कहता है कि अब क्योंकि वो उसकी शर्त पर आ गए हैं, इसलिए समझौते की शुरुआत के तौर पर उन्हें उससे गले मिलना होगा। शिवाजी महाराज इस बात पर राजी हो जाते हैं और अफजल खान के पास जाकर उससे गले मिलते हैं। लेकिन अफजल खान अपनी पुरानी फितरत दिखाते हुए पीठ के पीछे छुरा चलाने की कोशिश करता है। वो समझता है कि शिवाजी उसके झांसे में आ चुके हैं, लेकिन असल में शिवाजी पहले से ही पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं और उन्होंने अपने जिस्म पर लोहे का कवच पहना होता है। इसी वजह से अफजल का वार उन पर असर नहीं करता और छुरा कवच के अंदर तक नहीं जा पाता। इस लम्हे में शिवाजी अपनी तेज सोच और हिम्मत का सबूत देते हुए अपनी बाघ नक का इस्तेमाल करते हैं और अफजल खान पर जबरदस्त वार करते हैं। वो उसी पल अफजल खान का अंत कर देते हैं और ये सब इतनी तेजी से होता है कि लगता है जैसे शिकार करने आया हुआ शिकारी खुद शिकार बन गया हो। शिवाजी ने मौका देखते ही अपनी स्ट्रैटेजी से अफजल खान को वहीं खत्म कर दिया। इसके बाद जब शिवाजी बाहर निकलते हैं तो अफजल खान की फौज उन पर हमला कर देती है। हालात काफी खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन शिवाजी अपनी बहादुरी और स्किल के साथ उन सबका मुकाबला करते हैं। इसी वक्त उनकी मदद के लिए जीवा महाल आते हैं, जो शिवाजी के वफादार अंगरक्षक होते हैं। उनका किरदार इस सीन में बहुत इंपैक्टफुल होता है और उनकी बहादुरी को काफी पसंद किया जाता है। इस जबरदस्त जंग के बाद शिवाजी महाराज का स्वराज का सपना एक और बड़ी जीत की तरफ बढ़ जाता है और अफजल खान जैसा जालिम किरदार यहीं खत्म हो जाता है। इसी के साथ राजा शिवाजी मूवी की कहानी का ये हिस्सा मुकम्मल होता है। दोस्तों, हमारी ये एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस मंथ 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करने में हमारी मदद करें। खुदा हाफिज।